नमस्कार छात्रों, मैं नवीन नैनीवाल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे वाक्य शुद्धि की, वाक्य में वही अशुद्धियां अधिकांशतः देखने को मिली। हमने उदाहरण की, आगे भी यही उदाहरण जारी रहेंगे कि आवश्यक शब्द का प्रयोग, अनावश्यक शब्द का प्रयोग, अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग, ये तीन अशुद्धियां अधिकांशतः वाक्यों में देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसे ही उदाहरण जो आज से पहले कहीं पूछे जा चुके हैं, आगे भी जिनके पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल हुआ करती हैं। देखो, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं, क्या अशुद्धि है? देखो, मंगलवार बोल दिया, मंगलवार बोल दिया तो दिन शब्द की आवश्यकता नहीं। वार और दिन एक दूसरे के पर्यायवाची हुआ करते हैं, तो यह क्या है? अनावश्यक शब्द है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती वाक्य में आकर बैठा और वाक्य को क्या कर रहा है? अशुद्ध। शुद्ध होता है मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं, तो ये के दिन के स्थान पर क्या आया? को। दिन शब्द क्या आता है यहां? अनावश्यक, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे, तुम रामायण की पुस्तक पढ़ो। तुम रामायण की पुस्तक पढ़ो, शुद्ध क्या है? तुम रामायण पढ़ो। पुस्तक जो शब्द है ये क्या है? अनावश्यक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती वाक्य में आकर बैठा और वाक्य को क्या कर रहा है? अशुद्ध। इसको निकालना है, ये बिन बुलाए मेहमान है, इसी को बाहर भगा दो, वाक्य हमारा शुद्ध हो जाया करता है। आगे, शिक्षा नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। शिक्षा नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। तो शीर्षक, नामक और शीर्षक दोनों का मतलब एक होता है और दोनों का प्रयोग वाक्य में एक साथ नहीं होता है, एक बार में एक का ही प्रयोग। शिक्षा नामक निबंध अच्छा है, या शिक्षा शीर्षक निबंध अच्छा है, ये दोनों शुद्ध हैं। और दोनों में से आपको लिखना कोई एक है, या तो आप ये लिखेंगे या फिर आप ये लिखेंगे। यदि आप दोनों लिखेंगे तो फिर वही गड़बड़ी हो जाएगी, याद रखना, ठीक है? तो नामक और शीर्षक दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग। अगला, कंस की हत्या श्री कृष्ण ने की थी। कंस की हत्या श्री कृष्ण ने की थी, अनुपयुक्त शब्द है। अब उस अनुपयुक्त शब्द के स्थान पर हमको उपयुक्त शब्द लिखना है। यदि हम लिखते हैं तो वाक्य शुद्ध हो जाता है। कैसे? कंस का वध श्री कृष्ण ने किया था। तो हत्या के स्थान पर क्या आया? वध। हत्या क्या है? अनुपयुक्त शब्द है। वध क्या है? नीति संगत है, उपयुक्त शब्द है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो हमको अनुपयुक्त शब्द हटाकर यहां उपयुक्त शब्द लिखना था। अगला, रेडियो की उत्पत्ति किसने की? अनुपयुक्त शब्द है, उपयुक्त शब्द लाना है। रेडियो का आविष्कार किसने किया? और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आप लगाएंगे। एग्जाम हॉल में आपको ये चिन्ह लिखा हुआ नजर आ सकता है, इसके स्थान पर पूर्ण विराम भी आपको लिखा हुआ नजर आ सकता है। याद रखना, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। तो उत्पत्ति के स्थान पर आविष्कार शब्द उपयुक्त है यहाँ पर, क्योंकि रेडियो बनाया जाता है, आविष्कार किया जाता है। अब एक बात और, रेडियो जो शब्द लिखा है, क्या इसमें नीचे बिंदी आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? मैंने आपको बताया, अंग्रेजी के शब्दों में डे और ढे के नीचे बिंदी नहीं आती है, ये अंग्रेजी का शब्द है।
यदि हमको वाक्य में इसका प्रयोग करना पड़ रहा है तो हम फिर इसके नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे। ठीक है। उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं। उन्नति के मार्ग में संकट, अब ये संकट शब्द जो है ये अनुपयुक्त है, इसके स्थान पर कोई उपयुक्त शब्द आना चाहिए क्या? उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। संकट और बाधा क्या अंतर दोनों में? संकट तो प्राकृतिक आपदा होती है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, तो ये संकट। बाधा अड़चन जानबूझकर उत्पन्न की जाती है। ठीक है। तो उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। 5-7 बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है अब तक। आगे देखो, उसने मेरा गाना और घर देखा। यहाँ आवश्यक शब्द का प्रयोग है जो अशुद्धि है, यानी एक शब्द की और आवश्यकता है जो गायब है, ढूंढ कर लाना है, वाक्य में बिठाना है। वाक्य शुद्ध कैसे? उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। तो ये जो सुना शब्द ये आवश्यक था, ये वाक्य से गायब था और वाक्य अशुद्ध हो गया था। तो इस आवश्यक शब्द का हमने प्रयोग किया और वाक्य फिर हमारा शुद्ध हो गया। आगे देखते हैं। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है। यहां भी एक शब्द गायब है, ढूंढ कर लाना है, वाक्य में बिठाना है और वाक्य शुद्ध करना है। कैसे? वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। वह सिलाई सीखती है, ये गायब था, ये हमने ढूंढ कर लाए, वाक्य में बेटा। वह सिलाई सिखाती है, करती है नहीं, क्योंकि पहली क्रिया का चयन दूसरी क्रिया के आधार पर किया जाता है। यहाँ पढ़ रही है तो सीखना ही आएगा, ये याद रखना। वह सिलाई करती है और अंग्रेजी पढ़ती है, फिर वाक्य कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि पहली क्रिया का चयन दूसरी क्रिया के आधार पर किया जाता है। वह पढ़ रही है तो सीखना ही आएगा, याद रखना। अगला, अंग्रेजी की अपेक्षा सरल है। यहां भी एक शब्द गायब है, यहां भी एक शब्द की और आवश्यकता है, वह हमको लिखना है, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। कैसे? अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सरल है। ये शब्द गायब था, ये ढूंढ कर लाए, वाक्य में प्रयोग किया, वाक्य हो गया शुद्ध। एक बात याद रखना, यदि ऐसे प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे हिंदी शब्द का ही प्रयोग करेंगे। राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास मत लिख देना, पेपर हिंदी का है। ठीक है। अगला बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन ये कई बार पूछा जा चुका है। दही खट्टी है, शुद्ध होता है दही खट्टा है। दही पुल्लिंग होता है, दही पुल्लिंग होता है, ये याद रखना। ठीक है। छाछ स्त्रीलिंग है। वे परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं। यहाँ अनावश्यक शब्द का प्रयोग हुआ है। एक शब्द ऐसा है जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, जबरदस्ती वाक्य में आकर बैठा है और वाक्य को अशुद्ध करना है, वह निकालना है। वे परस्पर मित्र हैं, या वे एक दूसरे के मित्र हैं। परस्पर
और एक दूसरे, दोनों का मतलब एक हुआ करता है। दोनों का प्रयोग वाक्य में एक साथ हम नहीं कर सकते। यदि हम करते हैं तो फिर हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाया करता है। इसलिए वे परस्पर मित्र हैं या वे एक दूसरे के मित्र हैं, दोनों में से कोई एक। लिखना वहां एक है, शुद्ध दोनों हुआ करते हैं। अगला, एक फूल की माला लाओ। कई बार उदाहरण पूछा जा चुका है और ऑप्शन जब सामने आते हैं तो हम लिख भी सकते हैं, लेकिन यहां हमको लिखना है, ऑप्शन तो होते ही नहीं। फूलों की एक माला लाओ। एक फूल की तो माला होती ही नहीं, फूलों की माला होती है, एक माला मंगाइए। ठीक है, फूलों की एक माला लाओ। अगला, बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। पिछले पेपर में ये उदाहरण था, पिछले पेपर में 2018 और 2017 वाले में भी ये उदाहरण था। बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। बच्चे को सेब काटकर खिलाओ। ठीक है, और जो उदाहरण पूछा गया था वो ये था, बच्चे को गर्म करके दूध पिलाओ। शुद्ध क्या था, बच्चे को दूध गर्म करके पिलाओ। तो गर्म क्या करना था, दूध, तो उससे पहले आएगा। काटना क्या है, सेब, तो इसके बाद। याद रखना, ये स्थिति होती है। ठीक है, तो बच्चे को धोकर फल खिलाओ। तो बच्चे को नहीं धोना है, फल को धोना है। बच्चे को फल धोकर खिलाओ, याद रखना। तो यहां काटना क्या है, सेब, तो सेब, ये याद रखना। बच्चे को सेब काट कर खिलाओ, यहां बच्चे को नहीं काटना है, सेब को काटना है। ये कई बार उदाहरण पूछा जा चुका है, 17 और 18 दोनों पेपरों में ये था। अगला, वह यहां आए बिना नहीं रह सकता है। इसमें अनावश्यक शब्द का प्रयोग है और बहुत मामूली सी अशुद्धि है। बहुत सावधानी पूर्वक यदि हम इसे पढ़ते हैं तो ही उत्तर पर पहुंच पाते हैं। शुद्ध क्या होगा, वह यहां आए बिना नहीं रह सकता है। शब्द जो है अनावश्यक है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती वाक्य में आकर बैठा है और वाक्य को अशुद्ध कर रहा है। केबीएस में ये उदाहरण पूछा गया था, बहुत सामान्य सा उदाहरण है। वह यहां आए बिना नहीं रह सकता है, और शुद्ध क्या होगा, वह यहां आए बिना नहीं रह सकता है। शब्द की आवश्यकता ही नहीं है। अगला उदाहरण, वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है। वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है। शुद्ध, वह बस से ही यात्रा कर रहा है, के साथ नहीं, उसके स्थान पर से। वह बस के द्वारा ही यात्रा कर रहा है। हम पूछते हैं कैसे आए हो भाई, बस, बस के द्वारा, तो बस से। ये करण कारक होता है जिसमें के द्वारा का भाव होता है, याद रखना। तो के साथ नहीं, उसके स्थान पर से, और वाक्य शुद्ध। पंडित ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। पंडित ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। यहाँ कारक संबंधी अशुद्धि है, यानी आपको अनुपयुक्त शब्द दिया हो, उपयुक्त शब्द उसके स्थान पर लिखना है। पंडित ने भक्तों को कथा सुनाई। के लिए के स्थान पर को शब्द का प्रयोग होगा, याद रखना। पंडित ने भक्तों को कथा सुनाई, के लिए नहीं, को। इसका भाव के लिए हुआ करता है, लेकिन प्रदर्शित किया जाता है को, लिखा जाता है को। अगला, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। 2017 वाले पेपर में ये उदाहरण था, एलडीसी 2018 में ये उदाहरण था, और शुद्ध होता है, वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। शहर का कपड़ा नहीं, शहर से, ये वही कारक संबंधी यहाँ पर
अशुद्धि थी। का के स्थान पर से और वाक्य शुद्ध। अगला, मोहन और मोहन का पुत्र व्यस्त हैं। अनुपयुक्त शब्द है, उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है। मोहन और उसका पुत्र व्यस्त हैं। उदाहरण पूछा जा चुका है 2018 में। अगला, खेत पर क्या बोया है। खेत पर क्या बोया है सामान्य से वाक्य है, इसमें शुद्ध होता है खेत में क्या बोया है। अब ध्यान देना, यहां जो अशुद्धि होती है ये में और पर है, इसको तो हम आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन वो क्या करता है, इसके स्थान पर पूर्ण विराम लगा देता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में वह पूर्ण विराम लगाता है और फिर शुद्ध करवाता है। वो ये भी लिखकर आपको दे सकता है, पर के स्थान पर मैं भी लिखकर दे सकता है कि वह खेत में क्या बोया है और अंत में लगा दिया पूर्ण विराम और वाक्य हो गया अशुद्ध। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का ही प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। अगला, कुएं में कौन पानी भर रहा है। शुद्ध क्या होगा, कुएं पर कौन पानी भर रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, मैं के स्थान पर आएगा, ये तो थी अशुद्धि। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, कुएं से कौन पानी भर रहा है। से नहीं, वह स्थान जहां पर खड़े होकर पानी निकाला जाता है वह भी कुआं होता है। हम कहते हैं कुएं पर कौन खड़ा है, तो उसके ऊपर, ठीक है, अंदर नहीं। अलग होते तो से होता कि कुएं से कौन पानी ला रहा है, तब आप अलग हुए वहां, अभी अलग नहीं हुए, आप कुएं पर ही खड़े हैं और वहीं पानी भर रहे हैं। तो कुएं पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। हम खाना खाता हूं, ये उदाहरण कई बार आया, आप ये लिखेंगे, हम खाना खाते हैं। ठीक है, इसका शुद्ध आप ये भी लिख सकते हैं, मैं खाना खाता हूं। अब याद रखना, वाक्य तो दोनों शुद्ध हैं, वाक्य तो दोनों शुद्ध है, वरीयता इसको मिलेगी। इसमें आपके पूरा 1 अंक का उदाहरण, 1 अंक का प्रश्न है तो 1 अंक पूरा मिलेगा, इसमें गारंटी नहीं रहेगी। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, इसको वो सही माने भी और नहीं माने। कारण क्या होता है मैं आपको बता दूं, वाक्य में कर्ता कभी भी परिवर्तित नहीं होता, कर्ता अपने स्थान पर यथावत रहता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का चयन किया जाता है, ना कि क्रिया के अनुसार कर्ता का। आप बताओ, वाक्य में पहले कर्ता आएगा या क्रिया, तो वाक्य में तो पहले कर्ता ही आएगा, उसके बाद ही तो हम क्रिया का चयन करेंगे। यहाँ कल क्या गलती की हमने, क्रिया को पहले ढूंढा और फिर कर्ता को परिवर्तित किया, फिर कर्ता को चयन किया। जबकि वाक्य तो ये भी शुद्ध है और वाक्य ये भी शुद्ध है। यदि आप ये लिखते हैं तो 100% आपको अंक मिलेंगे, ये लिखते हैं तो ये उसके मिजाज के ऊपर निर्भर करता है, अंक दे भी और नहीं भी, दोनों स्थिति। अगला, वे बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। बहुत सामान्य सा उदाहरण है, लेकिन फिर भी यहां गलती कर जाते हैं। हमको क्या है, वाक्य ही शुद्ध लगता है, वाक्य शुद्ध नहीं है, अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग है। इसके स्थान पर उपयुक्त शब्द लिखना है। क्या, वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। बड़े के स्थान पर बहुत, बड़े छोटे नहीं होता, वे छोटे अच्छे खिलाड़ी हैं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, याद रखना। ठीक। अगला, प्रत्येक छात्र को 4-4 केले दे दो। प्रत्येक छात्र को, इसको 2 तरह से आप शुद्ध लिख सकते हैं, प्रत्येक छात्र को 4 केले दे दो, या सभी छात्रों को
चार चार केले दे दो। याद रखना, ध्यान दो, यदि आप प्रत्येक यानी एक छात्र का प्रयोग करते हैं तो आपको चार एक बार ही लिखना पड़ेगा। यहां आपने एक वचन का प्रयोग किया तो यहां भी आपको एक ही वचन उठाना है। यदि आप यहां बहुवचन का प्रयोग करते हैं, सभी छात्रों का प्रयोग करते हैं, तो यहां भी आपको चार दो बार ही लिखना पड़ेगा। वाक्य दोनों शुद्ध हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में दोनों में से कोई एक लिखना है, बराबर अंक दोनों के आपको मिलेंगे। प्रत्येक छात्र को चार केले दे दो या सभी छात्रों को चार चार केले दे दो, दोनों शुद्ध है। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है, ये एक अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध हुआ करता है भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल होता है, भक्ति युग नहीं होता, याद रखना। यह अनुपयुक्त शब्द था, उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया, वाक्य हो गया शुद्ध। अगला, राम के वियोग में दशरथ के प्राण निकल गए। राम के वियोग में दशरथ के प्राण निकल गए, शुद्ध क्या होगा? राम के वियोग में दशरथ के प्राण निकल गए, वाक्य शुद्ध था, यथावत लिखना है। यहां शुद्ध क्या होता है, ध्यान देना। प्राण जो शब्द है ये एक वचन में होता है, लेकिन क्रिया इसके साथ हमेशा बहुवचन की आती है। आप ये नहीं कह सकते प्राण निकल गया। अब हम क्या क्या यहाँ पर विचार करते हैं, दिमाग में जो वाक्य आते हैं उनकी चर्चा करें कि राम के वियोग में दशरथ के प्राण पखेरु उड़ गए। हम ये लिख जाते हैं राम के वियोग से दशरथ के प्राण निकल गए, ऐसे हम प्रयोग करते हैं, अशुद्ध हो जाता है। ये वाक्य शुद्ध है, यथावत यहाँ पर हमको इसको लिखना था। तो ये शब्द था एक वचन में, लेकिन क्रिया इसके साथ आई बहुवचन की। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में होते हैं, लेकिन क्रिया उनके साथ हमेशा बहुवचन की ही आती है। अब वहां एक वचन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे शुद्ध वाक्य ही है, पिताजी आ रहे हैं। पिताजी एक होते हैं, एक वचन में होते हैं, लेकिन क्रिया उनके साथ हमेशा बहुवचन की ही आती है। आप ये नहीं कह सकते पिताजी आ रहा है, यानी आदरणीय सम्मान्य लोगों के साथ क्रिया हमेशा बहुवचन की ही आती है, ध्यान देना। राष्ट्रपति महोदय भाषण दे रहे हैं, राष्ट्रपति एक होता है, लेकिन क्रिया उनके साथ हमेशा बहुवचन की। राष्ट्रपति महोदय भाषण दे रहा है, आप ये नहीं लिख सकते। यदि आप लिखते हैं तो वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध। अभी मैंने आपको बताया आदरणीय सम्मान्य लोगों के साथ हमेशा क्रिया बहुवचन की आया करती है। मोहन ने दर्शन कर लिए, दर्शन के साथ क्रिया हमेशा बहुवचन की आएगी, याद रखना। कई बार ये उदाहरण पूछा भी जा चुका है। ये एक वचन में होता है, लेकिन क्रिया हमेशा बहुवचन की। आप ये नहीं कह सकते मोहन ने दर्शन कर लिया, कर लिए। अगला, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर के साथ क्रिया हमेशा बहुवचन की आती है, जबकि हस्ताक्षर एक होता है। एक बार आपने हस्ताक्षर किए, काम हो गया, लेकिन क्रिया हमेशा बहुवचन की। आप ये नहीं कह सकते मैंने हस्ताक्षर कर दिया। यदि आप ऐसे लिखते हैं तो वाक्य कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर के साथ, दर्शन के साथ, सम्मान्य लोगों के साथ क्रिया हमेशा बहुवचन की आती है। हालात ही कुछ ऐसे थे, हालात के साथ हमेशा क्रिया बहुवचन की आएगी। आप ये हालात शब्द है, इसके साथ भी क्रिया बहुवचन। आप ये नहीं कह सकते कि हालात ही कुछ ऐसा था, था नहीं, थे। तो ये शब्द है, हालात है, हस्ताक्षर है, दर्शन है और सम्मान्य लोग हैं, प्राण है, इनके साथ क्रिया हमेशा बहुवचन की आती है। और इन 4-5 शब्दों में से एक उदाहरण अधिकांशतः एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, यानी वह क्या करता है, ध्यान दो। मैंने आपको बताया कि अनावश्यक शब्द का प्रयोग, अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग और आवश्यक शब्द का प्रयोग। इसके अलावा वह क्या करता है? वाक्य शुद्ध लिखता है,
और फिर भी हमसे शुद्ध लिख पाता है तो हम उसे यथावत लिख देते हैं। अब यहाँ एक अशुद्धि और आजकल जरूरत से ज्यादा प्रचलन में है, और वह क्या है कि वाक्य तो शुद्ध लिखता है लेकिन उस वाक्य में किसी एक शब्द को अशुद्ध लिख जाता है। जहां पेपर ऑब्जेक्टिव होता है वहां तो प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, मतलब कोई शब्द अशुद्ध है, ऐसा वाक्य ढूंढकर बताओ 4 में से। लेकिन हमारे सामने ये नहीं होता, हमको पूरा वाक्य दिया हुआ होता है और उस वाक्य में जो अशुद्धि होती है, वाक्य पूरा शुद्ध मिलेगा, वाक्य में जो अशुद्धि होती है किसी एक शब्द की होती है और वह शब्द वह जानबूझकर अशुद्ध लिखता है। ऐसे कुछ उदाहरण जो अब तक पूछे जा चुके हैं इनकी हमने चर्चा की है, ध्यान देना। श्रीमती इंदिरा गांधी विद्वान महिला थी, तो देखो श्रीमती, पहले तो ये शुद्ध हो गया, ठीक है। यहां अब वह इसके स्थान पर यह शब्द लिखता है, ध्यान देना, ये लिखा हुआ मिलेगा जो कि अशुद्ध होता है। और मैंने आपको बताया नारी सूचक शब्दों में अधिकांशतः दीर्घ मात्रा आती है, ये याद रखना। तो श्रीमती। अब विद्वान के स्थान पर लिंग संबंधी अशुद्धि तो विदुषी आएगा। महिला के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है, पुरुष के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये एक दूसरे के विलोम भी हुआ करते हैं, याद रखना। तो यहां विद्वान के स्थान पर विदुषी आएगा। इस विद्वान को विदुषी पूरा राजस्थान करता है, लेकिन गड़बड़ी कहां होती है, वो श्रीमती ये लिख कर देता है जिस पर हमारी नजर नहीं जाती, जो कि अशुद्ध होता है। श्रीमती में बड़ी की मात्रा आती है, यानी नारी सूचक शब्दों में अधिकांशतः दीर्घ मात्रा आती है, ये आपको याद रखना है। अगला, महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री थी। अब ये शब्द शुद्धि में भी 100, 200, 500 बार पूछा जा चुका है, वाक्य शुद्धि में भी ये पूछा जाता है कवित्री शब्द। अब कवित्री शब्द ये शुद्ध होता है, महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री थी, ये शुद्ध। इसका ही दूसरा उदाहरण पुल्लिंग में जो प्रयुक्त होता है वो ध्यान दो। नमक का दारोगा नामक कहानी के रचयिता प्रेमचंद थे, और शुद्ध होता है रचयिता। दोनों शब्द एक साथ बताता हूं, ध्यान देना। शुरू के 2 वर्णों में कोई मात्रा नहीं होती है, ना तो कवित्री में ना रचयिता में। शुरू के 2 वर्णों में कोई मात्रा नहीं होती, दोनों में मात्रा ये से शुरू होती है, दोनों में मात्रा ये से शुरू होती है। शुरू के 2 वर्णों में कोई मात्रा नहीं, दोनों में मात्रा ये से शुरू होती है, बाकी की पूर्ति हम कर लिया करते हैं त्रि और ता। तो कवित्री रचयिता ये पूछे जाते हैं शब्द शुद्धि में भी और वाक्य शुद्धि में भी, दोनों में। वाक्य तो शुद्ध ही है जो चल रहे हैं, सब वाक्य शुद्ध लिखे हुए, शब्द की ही अशुद्धि चल रही है। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास में मनाया जाता है। अब यहां शब्द लिखा हुआ है त्योहार, यह अशुद्ध लिखा हुआ है, और शुद्ध होता है त्योहार जिसमें एक मात्रा आती है। याद रखना, ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। कभी कभी हम ये देखो, त्योहार, त्योहार, त्योहार और त्योहार, ये 4 विचार हमारे सामने आया करते हैं, याद रखना। अब देखो, बिंदी वाले दोनों अशुद्ध होते हैं और त्योहार में एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, 2 का नहीं करते, ये याद रखना। कई बार उदाहरण पूछा जा चुका है। अगला, दीपावली पर दीप प्रज्वलित हो रहे थे। प्रज्वलित हो रहे थे, तो प्रज्वलित ये शुद्ध होता है, एक ही जय आधा होता है। अब हम क्या गलती करते हैं कि जैसा उज्जवल वैसा प्रज्वल, और गलत हो जाता है। नहीं, उज्जवल में तो उत उपसर्ग होता है, ज्वल मूल शब्द होता है। प्रज्वल में प्र उपसर्ग है और मूल शब्द क्या निकालोगे, ज्वल, ये तो होता ही नहीं, अशुद्ध हो गया। इसलिए प्रज्वलित में एक, कभी उज्जवल और कभी प्रज्वलित, दोनों में से एक उदाहरण अधिकांशतः एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। इसलिए विशेष तौर पर याद रखना, प्रज्वलित में एक ही जय होता है और उज्जवल में दोनों जय होते हैं और दोनों के दोनों आधे होते हैं, ठीक है। तो ये शुद्ध होता है। अगला, दीपावली पर
घर घर मिष्ठान बनाए जाते हैं। पिछले पेपर में भी ये उदाहरण था शब्द शुद्धि में। मिष्ठान, टे होता है टमाटर वाला टे, याद रखना। अब किसी भी दुकान पर जाकर देखेंगे आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा। जब बाहर ही शुद्ध नहीं है तो अंदर की क्या गारंटी है। यहाँ यदि इसमें देखो, कभी कभी इसमें संधि भी पूछी जाती है, जबकि संधि का यहाँ कोई नियम काम नहीं करता है। और ये होता है मीठा प्लस अन्न, ये इसका विच्छेद होता है। मीठा या मिठाई जो शब्द है उसमें ठे ही आएगा, टे नहीं आएगा। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये टमाटर बन जाएगा, याद रखना। मिष्ठान होता है, मिष्ठान नहीं होता। अगला, पूर्णिमा की ज्योत्सना दिन का सा उजाला करती है। दिन का सा यानी दिन के समान उजाला करती है। पूर्णिमा बोलते हैं, ज्योत्सना बोलते हैं चांदनी को। अब देखो ये शब्द है, यहाँ भी अशुद्ध लिखा हुआ है, ध्यान देना। इसका शुद्ध रूप जो होता है वो ये होता है ज्योत्सना, चांदनी का पर्यायवाची होता है। यहाँ तय और से दोनों आधे होते हैं, तय और से दोनों आधे होते हैं, इसलिए ये उदाहरण पूछा जाता है। शब्द शुद्धि में भी और वाक्य शुद्धि में भी, दोनों में हमारे सामने आता है। पूर्णिमा की ज्योत्सना दिन का सा उजाला करती है। अगला, प्रधानाध्यापक ने मेरी टीसी पर मोहर लगा दी। यहाँ ये शब्द शुद्ध है। प्रधानाध्यापक तो ठीक है, प्रधानाध्यापक तो ठीक है। मोहर, मोहर शब्द नहीं होता, मुहर शब्द होता है, याद रखना। मोहर शब्द अनुपयुक्त होता है, मुहर शब्द उपयुक्त यानी शुद्ध होता है, याद रखना। मोहर कोई शब्द ही नहीं है, मुहर होता है। अब ये शब्द हमारे कहाँ काम आता है, जब हम पत्र पढ़ते हैं और पत्र में भी आता है निविदाएं, तो उसमें एक पंक्ति आती है मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। तो मोहर नहीं होता, वह मुहरबंद, आपको लिखना भी पड़ेगा, मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। तो मुहर होता है, मोहर शब्द नहीं होता। अगला, महात्मा के सदोपदेश में जीवन का सार होता है। अब सदोपदेश शब्द गलत है यहाँ, इसका विच्छेद होता है सत प्लस उपदेश। व्यंजन संधि नियम नंबर 1, जहां हमने नींबू बेचे थे 1 के 3, तय का तीसरा होता है दे, ऊ से पूरा होता है और शब्द बनता है सदुपदेश। और हम रोजमर्रा के जीवन में बोलते हैं सदोपदेश। सदोपदेश कोई शब्द नहीं होता, याद रखना। तो सदुपदेश, ये भी एलडीसी में, उसमें जूनियर अकाउंटेंट में पूछा जा चुका है। महात्मा के सदुपदेश में जीवन का सार होता है। तो शुद्ध क्या है, सदुपदेश, सदोपदेश नहीं। अगला, चयनित पटवारियों को पुरस्कार वितरित किए गए। पुरस्कार शब्द होता है, पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार शब्द होता है। 2018 के पेपर में शब्द शुद्धि में ये उदाहरण पूछा गया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे जो अब से पहले कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में पूछे गए थे। इनकी हमने चर्चा की और प्रश्नों के साथ अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।